हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट मेजर फॉर ट्रीट अ पॉइजन और उसके साथ साथ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी भी देखा। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं चौथे पॉइंट के साथ। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन के अंदर वो है केमिकल एडजॉर्प्शन। थोड़ा वर्ड पे फोकस करें, जोर लगाएं, एम्फेसिस करें, केमिकल एडजॉर्प्शन। इट इज नॉट अ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये जो आपका सेकंड वर्ड है एडी, वो इस बात को पूरी तरह से फोकस कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है कि आपको सरफेस फिनोमिना के बारे में बात करना है। तो जब कभी हम एडजॉर्बेंट के बारे में बात करते हैं तो एडजॉर्बेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो किसी केमिकल को अपने सरफेस पे एंट्रैप करके रखते हैं, उनको ट्रैप करके रखते हैं, जबकि उनको इनर मैट्रिक्स पे लेके जाने नहीं देते। तो ऐसे ही एजेंट को हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। और केमिकल एडजॉर्बेंट करने का मतलब ऐसे एजेंट जो कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल, जो उनका एक ग्रुप होगा, जिनका एक कैपेबिलिटी होगी, उनको एडजॉर्ब करके रखते हैं। सो इसका क्या फायदा है, इस एडजॉर्बेंट को यूज क्या मतलब है। मैंने आपको बताया था जब कभी कोई व्यक्ति ओरल रूट से कोई पॉइजनस मटेरियल को लेता है तो कुछ देर तक वो पॉइजन आपकी जीआईटी में प्रेजेंट होगा, फिर धीरे धीरे रिस्पेक्टिवली वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करता हुआ आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा। तो अगर हम किसी भी तरीके से एज सुन एज पॉसिबल उस केमिकल को उसके उसी जगह पे यानी कि जीआईटी पे ही एडजॉर्ब करवा लें आपके किसी एक एजेंट के थ्रू, तो जब वो एडजॉर्ब हो जाएगा तो वो फ्री नहीं हो पाएगा, और जब वो फ्री नहीं हो पाएगा तो क्या नहीं हो पाएगा, उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। So that is the main need or principle of chemical adsorbent used in the treatment of poison। तो यहां पे कुछ पॉइंट्स को मैं आपको समझाता हूं। काफी सारे डेमो और काफी सारे वीडियो भी इस पार्ट में होंगे। सो इस पार्ट को पूरा जरूर देखिएगा, मिस मत करें वरना कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाएगा। पहला पॉइंट कहता है एक्टिवेटेड चारकोल is very effective in removing or absorbing the poison from stomach। इसका क्या मतलब है, ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी केमिकल को आपके स्टमक से एडजॉर्ब करने के लिए। अब जब हम पर एक तरह से बात कर रहे हैं एक्टिवेटेड चारकोल 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 एक्टिवेटेड चारकोल, इस तरह के कई बार वर्ड हमने रिपीट कर रहे हैं, तो ये जानना तो बनता है कि एक्टिवेटेड चारकोल दिखता कैसे है, होता कैसे है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक्टिवेटेड चारकोल के 3 फॉर्म, जहां पे आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। देखिए मेरे हाथ में एक ट्रे है और इस ट्रे में मैंने 3 फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल को रखा हुआ है। इनमें से एक फॉर्म मदर फॉर्म है जो कि अभी एक्टिवेट नहीं है, जिसको आप लोग डेली लाइफ में कभी न कभी देखे होंगे, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तीनों फॉर्म का। ये जो पहला हाथ में मेरे बाउल है वो किसी भी वुडन मटेरियल को बर्न करने के बाद बनता है। प्रेफरेबली अगर हम बात करें तो ऐसे वुडन को बर्न करना पड़ता है इस पर्पस के लिए जो टॉक्सिक ना हो, खास करके कोकोनट ऑयल के जो आउटर शेल है, जिसे मैंने आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में क्लियरली समझाया हुआ है, चाहे तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। वैसे ही इनको बर्न करने के बाद जो हमारे पास कोल बचता है ये फर्दर प्रोसेस होने के बाद यूजफुल होता है। अगर दूसरी चीजें आपको दिखाऊं जिसका थोड़ा सा एक कोर्स वर्जन है जो थोड़ा सा बारीक है, दिस इज एक्चुअल केमिकल एक्टिवेटेड चारकोल, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, जिसको थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। और ये ऐसे एक चारकोल के क्रिस्टल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, जिसे आपने अपने घर में वाटर प्यूरिफायर के काफी सारे मॉडल्स पे पाया होगा, देखा होगा। अगर आप ग्रेविटी फिल्टर यूज करते हैं कैंट का, तो उसके अंदर एक बड़ा सा चैम्बर होता है और उस चैम्बर में ये एक्टिवेटेड चारकोल फिल्ड होता है, ताकि जब आप वाटर को प्योर करने के लिए उसके ऊपर डालें तो उसमें प्रेजेंट इंप्योरिटीज, गंदगी, मैला, मटमैलापन वो एडजॉर्ब हो जाए, ताकि प्योर वाटर आपको मिल सके। जबकि इस बॉल में तीसरा वर्जन दिखा हुआ है, जिसको हमने बिल्कुल कोर्स और फाइन दो अलग अलग पार्टिसिपेट करके दो अलग पार्ट में डिवाइड करने के बाद मिक्स कर दिया है, ताकि दोनों इसमें आपके प्रेजेंट रह सकें। यहां पे जो एक्चुअली पॉइजन रिमूवल के लिए यूज होगा वो इसमें आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ये हमने देखे 3 फॉर्म ऑफ चारकोल, एक इनएक्टिवेटेड था, 2 आपके एक्टिवेटेड फॉर्म है और उनका साइज अलग अलग है, लेकिन काम करने का जो तरीका है, जो प्रिंसिपल है, बिल्कुल वही है। आगे बढ़िए, ये स्टमक से तो पॉइजन को रिमूव करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन की आवश्यकता है। इफ गिवन इन द सफिशिएंट क्वांटिटी, अगर इनको हम सफिशिएंट क्वांटिटी में देते हैं तो ये काम करते हैं। अब बड़ी मजेदार बात, ये काम कैसे करते हैं, हाउ दे वर्क। चलिए एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाने वाला हूं, ये वीडियो पूरा देखें, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ये जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं एक्टिवेटेड चारकोल, ये बेसिकली लकड़ी को जलाने के बाद आपके जो रिमेनिंग बच जाते हैं पार्ट, वो है ये हमारा, दिस इज नॉट अनएक्टिवेटेड पार्ट। अभी अगर हम बात करें तो
ये दूसरा वाला जो बॉल में हमारे पास कोल है, दिस इज एक्टिवेटेड चारकोल। यह लेबोरेटरी ग्रेड का होता है जिसे हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज भी करते हैं, और ये मोस्टली आपको आपके अपने घर में भी मिल जाएगा। घर में कहां मिलेगा? जब आपके घर में कोई भी ऐसा वाटर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं, लाइक कैन का वाटर प्यूरिफायर, तो उसमें कैंडल होता है एक फिल्टर का। उस फिल्टर को अगर आप ब्रेक करेंगे ना रिप्लेस करने के लिए, तो ऐसा काफी मात्रा में एक्टिवेटेड चारकोल आपको मिलेगा। तो ये आपका बर्न करने के बाद वुड बर्न को, और ये आपका एक्टिवेटेड चारकोल जो हम लोग किसी भी वाटर प्यूरिफायर से निकाल करके रखते हैं। और ये जो आप तीसरा फॉर्म देख रहे हैं, ये बिल्कुल पिसा हुआ महीन फॉर्म है। या तो आप ये मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, या इस तरह को पीसने के बाद आपके पास इस तरह से बॉल में आ जाएंगे। बिल्कुल फाइन पार्टिकल है, कुछ कुछ इसमें कोर्स भी हमने रखे हुए हैं मिक्स करके, दोनों को अलग तरीके से, ताकि हम आपको एक्सपेरिमेंट से करके दिखाएं। तो ये हमारे पास 3 तरह के एक्टिवेटेड चारकोल है, और इस तीनों तरह के एक्टिवेटेड चारकोल में मैं ये वाला एक्टिवेटेड चारकोल आपको एक्सपेरिमेंट में यूज करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाऊं कि कैसे जो पॉइजनस सब्सटेंस है हमारे जीआईटी में ओरल रूट से पहुंचते हैं, उसको एडजॉर्ब, इट इज एडी, एडजॉर्ब करने के लिए हम एक्टिवेटेड चारकोल को कैसे यूज करते हैं, और ये कैसे हमारे कुछ लिमिटेड केमिकल्स को, जिनका लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, उनको एडजॉर्ब करके उनके फर्दर एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक्टिवेटेड जो चारकोल है वो पॉइजन के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। एज अ पॉइजन एड्सॉर्बेंट ये बहुत ही लाइफ सेविंग करेगा। मूव करते हैं प्रैक्टिकल सेक्शन की ओर, जहां पे मैं दिखाऊंगा इस तरह के एक्टिवेटेड चारकोल के काम करने के तरीके को। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। ये जो आप रेड इंक है इसे बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, मैंने आपको गैस्ट्रिक लीवेज के केस में इसको एक्सप्लेन भी किया था व्हाइट बोर्ड सेक्शन में। तो यहां से मैं उसी को रिप्रेजेंट करने वाला हूं। वहां मैंने कहा था कि ये जो रेड कलर है वो उसे पॉइजन की तरह मानिए। तो ये देखिए मैंने रेड कलर को इसमें पॉइजन के रूप में ऐड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ये माने कि इस बीकर में जो वाटर है वो आपके जीआईटी में प्रेजेंट फ्लूइड है, और ये जो रेड कलर जो मैंने इसमें पोर इन किया है ये कोई पॉइजनस है, और इस पॉइजनस सब्सटेंस को आपने जानबूझ करके या गलती से इंजेक्ट कर लिया है, आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है। तो हम इसको कैसे न्यूट्रल करेंगे? यहाँ पे मैं इसको स्टिर कर देता हूं ताकि अच्छे से ये डिसॉल्व हो सके। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये रेड कलर का वाटर हो चुका है। तो वाटर का जो कलर है वो रेड होना इस बात को दिखा रहा है कि अब आपके इस जीआईटी के फ्लूइड में पॉइजन अच्छे से आ चुका है, पॉइजन इसमें डिसॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं? तो इसको हम नलीफाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए ये जो एक बॉल है जिसमें मैंने एक्टिवेटेड चारकोल लिया हुआ है, इसको मैं इसमें ट्रांसफर करता हूं। देखिए कुछ जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने 1 स्पून लिया, और इस 1 स्पून को मैं इस बीकर में ट्रांसफर करने वाला हूं। सो मैंने एक्टिवेटेड चारकोल को इसमें डाला, थोड़ा सा और डाल देते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये रहा हमारा एक्टिवेटेड चारकोल, और इसको मैंने उसमें मिक्स किया जिसमें हमने पॉइजन के रूप में रेड कलर को मिक्स किया था। अब इसको एक बार हल्के से स्टिर कर दीजिए। इस तरीके से स्टिर किया हमने। तो ये जब कोई व्यक्ति पॉइजन लेता है, पॉइजन लेने के बाद एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन में जब हम एक्टिवेटेड चारकोल को इंजेस्ट करते हैं ओरल रूट के थ्रू, तो ये कैसे काम करता है। अब देखिए ये पूरा एक्टिवेटेड चारकोल का मिक्सचर इसमें बन चुका है। हमने इस एक्टिवेटेड चारकोल के पाउडर को इसमें ट्रांसफर किया, तो ये पॉइजन के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, पाउडर के साथ मिक्सअप हो रहा है। अब इसको अगर मैं फिल्टर करूं तो आपको क्या लगता है कि जो फिल्ट्रेट निकल करके आएगा नीचे, उसका कलर क्या होगा? उसका कलर रेड होगा कि उसका कलर ब्लैक होगा, या क्या होगा? आप तब तक सोच के देखिए, क्योंकि रेड कलर में हमने इस एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड किया था, तो ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन भी उसका रेड कलर का होना चाहिए। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बस थोड़ा सा इंतजार करिए, हम इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए रखने वाले हैं। आप खुद ही देख लीजिएगा आपका आंसर क्या होगा। तो ये रहा हमारा मिक्सचर, इसमें रेड कलर का इंक डला हुआ है और एक्टिवेटेड चारकोल डला हुआ है। इसको मैं दोबारा एक बार मिक्स करता हूं, और ये रहा एक मेरा फनल। फनल में लगा हुआ है फिल्टर पेपर, और इस फिल्टर पेपर फनल की मदद से मैं इसको फिल्टर करने वाला हूं। देखिएगा आप क्या होगा। देख पा रहे हैं, इसीलिए मैंने ट्राइपॉड स्टैंड यूज नहीं किया यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए। जो फिल्ट्रेट निकल करके आ रहा है, यानी कि जो वाटर आप नीचे बीकर पे कलेक्ट होता हुआ देख रहे हैं, वो ना तो ब्लैक है ना तो रेड है। इस एक्टिवेटेड चारकोल ने आपकी उस पॉइजन को जिसे हमने मिमिक किया था रेड कलर से, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और जो आप नीचे में वाटर देख रहे हैं एज अ फिल्ट्रेट, वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल कलरलेस है। तो ये है हमारे एक्टिवेटेड चारकोल के काम करने के तरीके। जब ये पूरा फिल्टर हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये जो फिल्ट्रेट है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल कलरलेस है, इसमें कोई भी रेड कलर नहीं है।
आप सोचिए कि रेड कलर गया कहां? क्या हम किसी पानी से रेड कलर को रिमूव कर सकते हैं? आप करके देखिए अपने घर में, एक किसी भी बीकर पे, किसी भी कांच की ग्लास पे कलर डाल दीजिए और क्या कलर को आप डाइल्यूट करके या किसी और तरीके से इस तरीके से कलरलेस बना सकते हैं? क्या उस कलर में से कलर को निकाल सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है केवल एक्टिवेटेड चारकोल की मदद से, और इसे हमने पॉइजन के ट्रीटमेंट के रूप में आपको दिखाया। तो अब देखिए कैसे हमारा वाटर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, कलरलेस है, रेड कलर यहां से गायब हो गया। तो इस तरीके से हमारे एक्टिवेटेड चारकोल ने अपना काम किया एड्सॉर्प्शन का। चलिए अब मूव करें हमारे व्हाइट बोर्ड सेक्शन में, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसकी क्वांटिटी। हमको 50 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल को सस्पेंड करना है इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड एडमिनिस्टर करना है ओरली, और अगर ओरल आप नहीं दे पा रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक ट्यूब ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए जैसा आपकी वीडियो में आपने देखा कि मैंने एक कलरफुल में रिप्रेजेंट करते हुए पॉइजन को उसमें स्टिर किया, और उसके बाद पूरा केमिकल जो कलर का फॉर्म में था, पॉइजन जो कलर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो आपके चारकोल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। सो हम इसको वाटर में सॉल्युबल तो नहीं कर सकते, इसलिए जब ये सॉल्युबल नहीं होगा तो सस्पेंड होगा। तो हम एक पर्टिकुलर मात्रा में 50 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल को अ ग्लास ऑफ वाटर में सस्पेंड करते हैं और एक पेशेंट को डॉक्टर की मदद से, डॉक्टर की निगरानी में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो जीआई में पहुंचने के बाद उस पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी चीजें आपके फीकल मेटेरियल के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। उसके बाद पोस्ट थेरेपी भी हम फॉलो करते हैं जिससे वो एक्टिवेटेड चारकोल को बाहर निकलने में आसानी हो। इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। पूरी जानकारी मैं यहां पे जानबूझ करके प्रोवाइड नहीं कर रहा, वरना ये सेल्फ मेडिकेशन को अलाउ कर सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, एक्टिवेटेड चारकोल इज इफेक्टिव इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एमसीक्यूज का, जीपैट का, या ऐसे कोई भी एग्जाम जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं उनमें का ये एक परमानेंट क्वेश्चन है। किन किन केस के लिए, किन किन ड्रग के लिए, किन किन ओवरऑल कैटेगरी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी एक पूरी डिटेल लिस्ट आपके पास है, तो ये वो भी देख लीजिए। तो ये रहे हमारे ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंडीशंस की लिस्ट जहां पे हमारा एक्टिवेटेड चारकोल अपना एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा उनको एडसॉर्ब करने में। ये ड्रग की लिस्ट मैं तुरंत पढ़ देता हूं आपके लिए। यह है एसिटामिनोफेन, एसिटाइलसिस्टीन, एकोनिटीन, अल्कोहल, एम्फेटामीन, आर्सेनिक, बार्बिचुरेट, बेलाडोना अल्कलॉइड्स, कैम्फर, क्लोरोक्विन, कोकेन, कोल्चिसिन, डिजिटैलिस, आयोडीन, आयोडीन तो आप जानते ही हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड, मेथाइल सैलिसिलेट, निकोटीन, ओपिएट, पैराथियोन, फेनिटोइन, प्राइमाक्विन, क्विनिन और क्विनिडीन, सैलिसिलेट, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, मेप्रोबामेट और ग्लूटेथामाइड। ये हैं ऐसे ड्रग जिनके ओवरडोज की वजह से, जिनको अधिक मात्रा में ले लेने की वजह से पॉइजनिंग हो जाए, तो ऐसी पॉइजनिंग के केस में हम आपके एक्टिवेटेड चारकोल को यूज कर सकते हैं। चलिए आपके व्हाइट बोर्ड में वापस चलते हैं। अभी हमने देखा कौन कौन से इफेक्टिव हैं, लेकिन यह भी जानना है कि कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जिनके लिए ये इफेक्टिव नहीं है। सो नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ कोरोसिव मटेरियल, नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ एथेनॉल पॉइजनिंग, आयरन पॉइजनिंग, टॉल ब्यूटामाइड पॉइजनिंग, मेथाइल कार्बामेट पॉइजनिंग, इसी तरीके से एक दो और कैटेगरी है जिनके लिए ये हमारा एक्टिवेटेड चारकोल यूजफुल नहीं है। तो जितना के लिए यूजफुल है वो तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि वो मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट याद रखने वाली चीजें हैं। लेकिन उससे भी इक्विवेलेंट या उससे भी ज्यादा कहना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे ये यूजफुल नहीं हो पाता। आगे बात करते हैं एक नोट के लिए। तो नोट क्या कह रहा है, शुड नॉट बी गिवन विद एमेटिक ड्रग। ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशन की केस है, लॉजिकल चीज है इसमें। अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा ना गैस्ट्रिक क्लीवेज और एमेटिक ड्रग का, तो वो आसानी से समझ जाएंगे। ये आपके ऐसे ड्रग के साथ नहीं लेना चाहिए जिनका नेचर एमेटिक कॉज करने का है, जिनका नेचर उल्टी कॉज कराने का है, क्योंकि अगर ऐसा देंगे तो ये एमएसएस को कम कर देगा। अब पॉइंट क्या कहता है, हमने एमेटिक ड्रग उसको क्यों दिया था? हमने एमेटिक ड्रग इसलिए दिया ताकि वो जीआई में पहुंचे और रिफ्लक्स के थ्रू वोमिटिंग कॉज कराए, और जो एजेंट आपके जीआई में प्रेजेंट है एज अ पॉइजनस एजेंट, उनको वापस से बाहर निकाल दिया जाए। तो अगर मैं इसके साथ साथ एक्टिवेटेड चारकोल देता हूं तो ये जो
एक्टिवेटेड चारकोल है वो उसी एजेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा अलॉन्ग विद पॉइजन जो कि एमएसएस का काम करने वाले हैं। सो आपका एमएसएस इंड्यूस कैसे होगा? जिसको एमेटिक कराने के लिए आपने दिया था उसको तो एक्टिवेटेड चारकोल ने अपने पास बांध करके रख लिया, ट्रैप करके रख लिया। सो हाउ इट विल एक्ट? दिस इज द रीजन कि हमको एक्टिवेटेड चारकोल को एमेटिक ड्रग के साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगला पॉइंट, मोस्ट इफेक्टिव इफ गिवन विद इन द फर्स्ट 4 आवर ऑफ इंजेक्शन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस। ये तब बहुत अच्छे से काम करता है जब हम इसको 4 घंटे के अंदर देते हैं। जब कभी भी कोई व्यक्ति पॉइजन सब्सटेंस को लेता है उसके 4 घंटे तक ही काफी अच्छा रेस्पॉन्स शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल डिकंटामिनेशन विद एक्टिवेटेड चारकोल इज इंडिकेटेड टू ऐड इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ मर्क्यूरी पॉइजन व्हेन इट इज टेकन ओरली। कभी अगर हम आगे पढ़ेंगे स्पेसिफिक पॉइजन के रेस्पेक्ट में, एंटीडोट के बारे में, तो कभी किसी व्यक्ति ने अगर जानबूझ करके गलती से मर्क्यूरी जैसे काफी डेंजरस पॉइजनस सब्सटेंस को ओरल रूट से ले लिया हो तो उसके ट्रीटमेंट पैथोलॉजी तो करेंगे हम, स्पेसिफिक एंटीडोट करेंगे हम, लेकिन उसके बाद में भी एज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिकंटामिनेशन थोड़े बहुत रहे हुए बचे कुचे जो केमिकल्स होंगे टॉक्सिक मटेरियल के उनको भी क्लियर आउट करने के लिए, उनको भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब करवाने के लिए इस एक्टिवेटेड चारकोल को एज एड के रूप में यूज करते हैं, एज अ सपोर्टिव एजेंट के रूप में यूज करते हैं ताकि वो डिकंटामिनेट हो सके। सो फ्रेंड, इस पार्ट में मैंने बात किया आपके एड्सॉर्बेंट के बारे में। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी दूसरे व्हाइट बोर्ड सेक्शन में मूव करते हैं जहां पे कुछ स्पेसिफिक बैलेंस के बारे में बात करेंगे, केमिकल बैलेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह देखें कि अगर किसी व्यक्ति ने गलती से या जानबूझ करके किसी स्ट्रॉन्ग अल्कली को इंजेस्ट कर लिया हो या स्ट्रॉन्ग अल्कली की जगह स्ट्रॉन्ग एसिड को इंजेस्ट कर लिया हो, तब के केस में क्या करना चाहिए? पहले कुछ समय में ऐसा किया जाता था कि इन दोनों को हम न्यूट्रल करने की कोशिश करते थे, यानी कि अगर अल्कली लिया है तो उसको एसिड से न्यूट्रल करते थे और अगर एसिड लिया गया होता तो उसको अल्कली को यूज करके न्यूट्रल करते। लेकिन कुछ केस में यह पाया गया कि दोनों के रिएक्शन के फलस्वरूप, यानी कि एसिड और बेस या इसका वाइस वर्सा, बेस पे एसिड डाल देने की वजह से इनके बीच में जो एक केमिकल रिएक्शन होते थे वो हमारी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और बढ़ा देते थे, जिसकी वजह से इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा अब धीरे धीरे डिसकंटिन्यू किया जाने लग गया है। फिर भी जो कॉन्सेप्ट था पुराना और अब का, वो क्यों और कैसे काम करा, कैसे बंद हुआ, इन दोनों को मैं आपको समझाऊंगा डेमो के साथ। सबसे पहले पॉइंट देखें तो स्पेसिफिक मेजर ऑफ पॉइजन के अंदर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है किसी चीज को न्यूट्रल करना, और यहां पे जो किसी चीज को स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो केमिकल्स को न्यूट्रल करना। केमिकल के पास बेसिकली 3 तरह की प्रॉपर्टी होती है अगर हम अपने भाषा में बात करें पीएच के रेस्पेक्ट में, तो या तो वो न्यूट्रल होगा, या तो वो एसिडिक होगा, या तो वो बेसिक होगा। तो इन तीनों में से किसी भी केस में अगर आप इस तरह की चीजों को देखेंगे तो हमारा कोशिश यही होता है कि न्यूट्रल किया जाए। न्यूट्रल करने से उसके जो अनवांटेड इफेक्ट हैं वो हम कम कर सकते हैं। तो एसिड को अगर कम करना है तो उसमें हमको बेस ऐड करना है, अगर बेसिसिटी को कम करना है तो उसमें एसिड ऐड करना है, ताकि दोनों की तरफ से पीएच के स्केल के अकॉर्डिंगली वो आपके 7 यानी कि न्यूट्रल पे आ सके और इनकी एसिडिटी और उनकी बेसिसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इंजेस्टेड अल्कली, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कली यानी कि बेस को इंजेस्ट कर लिया हो तो हम कैसे करें? सो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस अल्कली विथ विनेगर, सिरका जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, आइदर ऑरेंज और आइदर लेमन जूस, इनको ठीक किया करते थे। याद रखिएगा, दिस इज ऑन पास्ट टेंस। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने आपके अल्कली की जगह एसिड ले लिया होता था तो इस एसिड को हम एंटासिड एजेंट यूज करके न्यूट्रल क्या करते थे। एंटासिड तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से पढ़ा हुआ। एंटासिड दैट मींस एंटी प्लस एसिड, यानी कि एक ऐसा एजेंट जो कि एसिड के अगेंस्ट में काम करता हो, उसको न्यूट्रल करने के लिए। सो अभी मैंने आपको बताया एसिड के अगेंस्ट में केमिकल नेचर के हिसाब से अगर मैं बात करना चाहूं तो इस एंटासिड का जो केमिकल नेचर है वो तो बेस ही होगा ना, तो यहां पे अल्कली को यूज करेंगे एसिड को बैलेंस करने के लिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे मैंने आपको कहा, बट तिबारा इसको मैंने बोला, बट दिस में बी hazardous for 2 main reason। ऐसा कर सकते हैं थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करने पे आपको 2 मेन हजार्डस इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तीसरा कंसिडरेबल है, वो क्या क्या है? पहला, हीट प्रोडक्शन होगा। आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा होगा, तो जब कभी भी 2 चीजें, केमिकल चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी तो उससे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन, एजेंट यूज, तो आपके हीट के लिबरेशन में वेरिएबल हो सकता है, लेकिन हीट तो लिबरेट होगा। दूसरा मेन प्रॉब्लम, CO2 लिबरेशन, यानी कि उस रिएक्शन के फलस्वरूप CO2 बनेगा, एसिड
प्लस बेस इज इक्वल टू CO2, बाकी और चीजें भी होंगी, न्यूट्रल भी होगा। तो ये जो CO2 बनेगा, ये जो आपका हीट प्रोडक्ट होगा, वो डिस्कंफर्ट कॉज करेंगे उस व्यक्ति के में। तो ये सबसे पहले देखिए डायग्राम, यहां पे अगर किसी व्यक्ति ने एसिड या बेस लिया हो, इंजेस्ट किया हो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉइजन, तो ये एसिड या बेस उनके स्टमक में पहुंचेगा। अगर रेस्पेक्टिवली अगर आप बेस की बात करते हैं, उसने बेस लिया है, उसको न्यूट्रल करने के लिए अगर आप एसिड देंगे, तो एसिड और बेस के रिजल्ट के अकॉर्डिंगली यहां पे देखिए एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू CO2 एज वेल एज हीट। तो ये आपकी इन दोनों प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है। इसके साथ साथ एक डिस्टेंशन भी आप देख सकते हैं, यानी कि आप जो ब्लू डॉट देख रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा फुलाव महसूस हो रहा है GIT में। दूसरा ये चीज आप देख रहे होंगे, यहां पे कुछ कट्स निशान दिख रहे हैं, वो फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है, वो उतना परफोरेट नहीं होगा, बट दैट में कॉज गैस्ट्रिक डिस्टेंशन जो आपको ब्लू डॉट से दिखाया गया, एंड इवन परफोरेशन हैज बीन रिपोर्टेड। कुछ हल्के हल्के अल्सर, कुछ छोटे मोटे छेद आपके भी रिपोर्ट किए गए हैं इन रिएक्शन के फलस्वरूप। दैट इज व्हाई वी हैव नॉट टू यूज, देयरफॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कंटेंट बाय एसिड और बेस इज नाउ नॉट अटेम्प्टेड। अब इसको हम प्रैक्टिस में यूज नहीं कर रहे हैं। ये कैसा और ये क्यों? चलिए मैं आपको लाइव डेमो दिखाने की कोशिश करता हूं। मेरे हाथ में एक एसिड है, ये जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, आपको समझाने मात्र के लिए है। दिस इज नॉट पॉइजन, दिस इज अ लेमन जूस जिसको हम लोग बात करते हैं। तो इस लेमन जूस का अगर आप pH देखें, लेमन जूस को हम यूज कब करते हैं? जब किसी ने अल्कली यूज कर लिया हो तो उसको बैलेंस करने के लिए। इस लेमन जूस का pH क्या होगा अभी आपको मैं कंफर्म करके दिखाता हूं। इस लेमन जूस में मैंने एक यूनिवर्सल pH को डिप किया, आप थोड़ा सा वहां से देख पा रहे होंगे, इस स्ट्रिप में थोड़ा सा डार्कनेस की ओर बढ़ा। ये जो pH है, इसको इस कलर से मैच करना चाहूं तो आप मैच करेंगे, तो ये pH आपका लगभग 5 से मैच करता है। ये pH 5 किसका है? लेमन जूस का। अब दूसरी तरफ मेरे हाथ में एक और बीकर है, और इस बीकर में मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट को मिक्स किया है, सोडा जिसे हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं, उसे लिया हुआ है। अब इसका अगर pH चेक करूं तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इसका जो pH है वो कलर इसका ब्लू हो गया है। अब इस ब्लू को मैं टैली करना चाहूं तो आप यहां से टैली करिएगा। ये जो pH है वो लगभग 9 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि ये अल्कली बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एक का pH आपने देखा एसिडिक था, एक का pH देखा आपने बेसिक था, लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो as per the previous theory point of view से this is acid और this is alkali, दोनों का मतलब है अगर 22 वर्षा भी कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए दोनों को न्यूट्रल करने के लिए हमको एक के ऊपर एक मिलाना पड़ेगा। एसिड को न्यूट्रल करने के लिए मैं यहां पे बेस मिला रहा हूं, तो देखिए आप इस एसिड और बेस को मिलाने से एक एफर्वेसेंस निकल रहा है। आई होप कि वहां से आपको दिख रहा होगा, ये जो बबल्स निकले हैं, ये जो आपके एफर्वेसेंस निकले हैं, वो इसी बात को दिखा रहे हैं कि यहां पे CO2 का लिबरेशन हुआ है। और अगर आप बहुत सावधानी से देखेंगे तो आपको इस बीकर पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिख रहे होंगे, थोड़े बबल्स दिख रहे होंगे इस तरह से, जो अभी भी कंटिन्यूएशन फॉर्म में है कि ये एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू CO2 के लिबरेशन को फैसिलिटेट कर रहा है। तो इस तरह से डिस्कंफर्ट हो सकती है। अब इन दोनों की pH को अगर हम टैली करें तो देखिएगा क्या होता है। यहां पे एसिड और बेस को दोनों मैंने मिला दिया था। अब इसका जो pH है वो अभी भी थोड़ा सा अल्कली की ओर है, जस्ट फॉर रैंडम एक्सप्रेशन, लेकिन जो पहले था हमारा उससे काफी कम मात्रा में है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रल तो कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट वी हैव यूज्ड, बट इसके कारण से आपको प्रॉब्लम हुई वो ये हुआ कि थोड़ा सा गैस इवोल्यूशन हो सकता था। आगे अगर बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन शुड बी डन बाय वाटर और मिल्क। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अगर न्यूट्रलाइजेशन करना है तो हमको वाटर या मिल्क को प्रीफर करना चाहिए। और इन दोनों में भी सेफर साइड के बारे में बात करेंगे तो वाटर इज ऑलवेज सेफर साइड। अगला है एसिड और अल्कली स्किन बर्न इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ और लिबरेटेड मात्रा में वाटर को यूज करके हम इसको वॉश आउट कर सकते हैं। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, लेकिन कभी कभी आपने ये प्रैक्टिस खुद ही फॉलो किया होगा। जब आप केमिस्ट्री लैब में कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो आपके हाथों में कुछ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या हल्का डाइल्यूट एसिड भी गिर जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको थोड़ा सा बेस उसके ऊपर लगाते हैं ताकि एसिडिटी कम की जा सके, और उसको फिर हम टैप वाटर से अच्छे से वॉश करते हैं, साबुन वगैरह यूज नहीं करते हैं। उसके बाद फिर भी बॉडी लोशन वगैरह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पॉइंट में हमने ये समझाने की कोशिश की कि कैसे न्यूट्रल कर सकते थे, लेकिन किस कारण से नहीं करना चाहिए, और अगर नॉर्मल हो तो कैसे इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो के इस वाले पार्ट के लिए इतना काफी है। अगले पार्ट से हम बात करेंगे इसी के दूसरे और मेजरमेंट, जिसमें हम बात करेंगे पॉइजन को ट्रीट करने के और कोई तरीके के।
आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज के वीडियो का जो रेफरेंस है उसे दो बुक से मिलाकर के लिया गया है, एक पी जगदीश प्रसाद, दूसरा पीसी डांडिया। अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज अपना ख्याल रखिएगा।